गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, अगर हम आज का अपना टॉपिक देखें तो आज का अपना टॉपिक है जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी। अगर हम सबसे पहले देखें जो ये आनुवांशिकी वर्ड है, ठीक है, ये आनुवांशिकी या जेनेटिक्स वर्ड है, ये एक डब्ल्यू बेटसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। अब यहां पर ये याद रखना, ये वाटसन नहीं है, क्या है? बेटसन है, ठीक है। आनुवांशिकी अर्थात जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया था। अब अगर इस वर्ड का अर्थ देखें तो अर्थ क्या होता है कि जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, किसका अध्ययन करते हैं? तो जेनेटिक्स में देखो दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक इसमें आता है आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण जेनेटिकल कैरेक्टर्स, और दूसरा आता है वेरिएशंस अर्थात विभिन्नताएं। वेरिएशंस अर्थात क्या हो जाएंगी? विभिन्नताएं। अब इन दोनों के बारे में अगर हम देखें तो देखो, आनुवांशिकता का आनुवांशिक लक्षण का अर्थ क्या होगा? जो लक्षण हमें किससे प्राप्त होते हो? माता पिता से संतान में आते हो, ठीक है। अधिकांश अपन ने देखा है जैसे माता पिता का जो अक्सर रंग पाया जाता है वो ही लगभग संतान का रंग होता है, ठीक है। जैसे माता पिता दोनों भूरे हैं तो अधिकतम चांस होते हैं संतान कैसी होगी? भूरी होगी। यानी इस तरह के जो लक्षण पाए जाते हैं जो माता पिता से कहां आए हों? संतान में आए हों, उन लक्षणों को अपन किस नाम से जानेंगे? आनुवांशिक लक्षण अर्थात जेनेटिकल कैरेक्टर कहलाएंगे। जबकि विभिन्नताएं वेरिएशंस क्या होंगी? जो हमें कहां से प्राप्त हुई हो? वातावरण से प्राप्त हुई हो, इन्वायरमेंट से प्राप्त हुई हो। सीधा कहें, जो लक्षण जन्म के साथ हमें प्राप्त हुए वो जेनेटिकल हो गए, और जो जन्म के बाद हमें प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को अपन किस नाम से जानते हैं? वेरिएशंस अर्थात विभिन्नता के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज है, रटना नहीं है। देखो, जेनेटिकल कैरेक्टर आनुवांशिक लक्षण जो हमें जन्म के साथ आए, और विभिन्नताएं जो हमने जन्म के बाद हमारे शरीर में उत्पन्न हुई वो क्या कहलाएंगी? विभिन्नताएं कहलाएंगी। जैसे एडेप्टेशन होते हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं हमारे शरीर में, वो जन्म के बाद भी आ सकते हैं या जन्म के बाद आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? विभिन्नता कहलाएंगी। अब देखो, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की एक शाखा में, और उस शाखा को ही हम किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम आनुवांशिकता की परिभाषा दें तो क्या हो जाएगी? आनुवांशिक लक्षण और विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। आनुवांशिक लक्षण व विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहला रहा है? जेनेटिक्स कहला रहा है। जो वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। अब अगर इसके जनक के रूप में देखा जाए, फादर ऑफ जेनेटिक्स देखा जाए, तो देखो जनक के रूप में लगभग सभी को पता होगा किसको जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडेल। अगर हम आनुवांशिकी के जनक के रूप में देखें तो किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडेल। अब इनके बारे में अगर हम कुछ देखें तो सबसे पहले ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जिन्होंने मटर के पादप अर्थात पाइसम सेटाइवम जो प्लांट पाया जाता है उस पर स्टडी की थी, और जेनेटिक्स के 3 नियम दिए थे, ठीक है, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन नियमों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सीधा आपको यहां पर यह याद रखना है, अगर हम आनुवांशिकी के जनक के रूप में पूछें, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो कौन कहलाएगा? मेंडेल को जाना जाता है। इसके बाद इसी में देखो फैक्ट याद रखना है आपको, ये कहला रहे हैं आनुवांशिकी के जनक। अगर आपको पूछ लिया जाए मानव आनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स,
मानव आनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं, तो नाम मेंडेल का नहीं आता है। तो यहां पर वर्ड यूज किया जाता है, एक गेरार्ड नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? गेरार्ड। इन गेरार्ड को किसका जनक कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, अर्थात मानव आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम? गेरार्ड को जानते हैं। इसके बाद एक और आता है इसमें, अगर हम प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक देखें, फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स, यानी अगर मानव के द्वारा देखा हमने, मानव आनुवांशिकी का देखा, तब तो गेरार्ड आया। और अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर अर्थात मधुमक्खी के ऊपर प्रयोग किए थे। किसके ऊपर प्रयोग किए थे? मधुमक्खी पर प्रयोग किए थे। और एक लिंकेज आता है, सहलग्नता, एक गुण पाया जाता है जेनेटिक्स के अंदर, जिसका अर्थ होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं या जीन जो पाए जाते हैं, उनमें समूह में या जोड़े में रहने की क्या पाई जाती है? प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सहलग्नता। इस लिंकेज सहलग्नता की भी खोज की और सबसे पहले प्रैक्टिकली इन चीजों को प्रूव किया, इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल जेनेटिक्स। मानव आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। तो यहां पर देखो, हम टी.एच. मॉर्गन से दो क्वेश्चन याद होते हैं। सबसे पहली चीज देखी जाए, लिंकेज किसके द्वारा खोजा गया था, तो आपसे पूछा जाए तो भी कौन आएगा? टी.एच. मॉर्गन। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक, तो भी किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। अब देखो, अगर हम देखें तो जेनेटिक्स एक वर्ड है, इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा हेरिडिटी, अर्थात आनुवांशिकता। दोनों में अंतर है। आनुवांशिकी का अर्थ क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है, साइंस की एक ब्रांच है। जबकि अगर हेरिडिटी देखें, हेरिडिटी का अर्थ क्या होता है कि जो ये जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, इनका माता पिता से किस में आना? संतान में आना। ठीक है, माता पिता से संतान में आना, चाइल्ड के अंदर आना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो ये तो हमें जेनेटिक्स का क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स में अध्ययन किसका किया जाता है? जेनेटिकल कैरेक्टर और वेरिएशन। जेनेटिकल कैरेक्टर क्या हो गए? आनुवांशिक लक्षण क्या हो गए? जो जन्म के समय माता पिता से हमें प्राप्त हो। और विभिन्नता क्या हो गई? जो हमें जन्म के बाद कहां से प्राप्त होती हैं? एनवायरमेंट अर्थात वातावरण से प्राप्त होती हैं। दूसरा अपन ने देखा, जेनेटिक्स वर्ड किसके द्वारा दिया गया? डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। अब इसमें अध्ययन किसका करते हैं? जेनेटिकल कैरेक्टर और वेरिएशन दोनों का किया जा रहा है। लेकिन अगर जनक पूछा जाए, फादर पूछा जाए, फादर किसको कहा जा रहा है? मेंडल को कहा जा रहा है। लेकिन अगर मनुष्य में पूछा जाए कि मनुष्य में जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? गेरार्ड को। और प्रैक्टिकल अगर हम जेनेटिक्स का जनक देखें तो किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। किस पर प्रयोग किए थे मॉर्गन ने? मधुमक्खी पर, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर। जबकि मेंडल ने किस पर किए थे? मटर के ऊपर, पाइसम सेटाइवम पर किए थे। जबकि टी.एच. मॉर्गन ने साथ में क्या और खोजा था? लिंकेज अर्थात सहलग्नता। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें अगला पॉइंट आता है न्यूक्लिक एसिड, अर्थात हम सीधा कहें डीएनए व आरएनए। न्यूक्लिक एसिड। अगर सबसे पहले अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, इनके खोजकर्ता कौन है? तो इनके खोजकर्ता माना जाता है एक फ्रेडरिक मिसर नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मवाद कोशिका में जो पस सेल्स पाई जाती हैं, इन पस सेल्स के अंदर
इनकी न्यूक्लिक एसिड्स की क्या की गई थी, खोज की गई थी। यानी सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है वो किसने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। और कहां पर इनकी उपस्थिति का पता लगाया था, पस सेल्स के अंदर अर्थात मवाद कोशिकाओं के अंदर। अब ये मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक पाया जाता है डीएनए के रूप में मनुष्य में और एक पाया जाता है आरएनए के रूप में। और इनमें से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डीएनए है, जिससे अधिकांश क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे सीधा पूछ लिया जाए मनुष्य में आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन सा पदार्थ होता है, तो डीएनए पाया जाता है। कौन सा द्विकेंद्रित होता है, तो डीएनए। किसके द्वारा खोजा गया था, तो वाटसन व क्रिक के द्वारा 1953 में। तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड अथवा डीएनए से संबंधित। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे डीएनए। उससे पहले आप यहां तक देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, जनक किसको कहा जाता है, और दूसरे प्रैक्टिकल वाला जरूरी याद रखना है, साथ में लिंकेज के खोज करता है मॉर्गन, इसलिए याद रखना है। अब अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड देखो कहां पर पाया जाता है, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, जिसका अध्ययन क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। हमने जब केंद्रक टॉपिक पढ़ा था कोशिका में तो उसका मात्र इंट्रोडक्शन देखा था। अब अगर इसके बारे में देखा जाए देखो डिटेल से, तो ये एक गोलाकार संरचना होती है जिसके बाहर जो झिल्ली पाई जा रही है ये क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद इस केंद्रक के केंद्र में भी, इस न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये एक अन्य केंद्रक पाया जाता है जिसको कहा जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और इसकी खोज की गई थी एक फोंटाना नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था, ये केंद्रिका है जो किसके द्वारा खोजी गई थी, फोंटाना के द्वारा। इसके अंदर आपको बताया था कि राइबोसोम सबसे ज्यादा कहां पर बनते हैं, न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में, इसलिए इसको राइबोसोम की भी क्या कह देते हैं, फैक्ट्री कह देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचनाओं का क्या बिछा होता है, जाल बिछा होता है, फाइब्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रोटीन का बना होता है, वैसे इस पार्ट को कहा जाता है क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल। और ये मुख्य रूप से क्रोमेटिन जाल ही क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए पाया जाता है। मनुष्य के अंदर अगर हम देखें तो ये क्रोमेटिन जाल ही एक प्रकार से क्या है, डीएनए है, जो संगठित होकर किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो सबसे पहले तो हमने डीएनए की क्या देख ली, उपस्थिति देख ली। इसके बाद अगर हम डीएनए के बारे में देखें तो किस तरह से संरचना पाई जाती है, होता क्या है, उससे पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके बाद अगर हम डीएनए के बारे में देखें तो सबसे पहली चीज डीएनए का पूरा नाम आता है। तो डीएनए का पूरा नाम लगभग सबको पता होगा, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो ये पूरा जो नाम है इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। सबसे पहली चीज डीएनए के दो पार्ट हो गए। पहला जो पार्ट है डीऑक्सी राइबो और दूसरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। जो डीऑक्सी राइबो है ये क्या है, डीएनए के अंदर पाई जाने वाली शुगर है अर्थात शर्करा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा शुगर पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे, डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है।
अब ये देखो 5 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस शर्करा को कह दिया जाता है पेंटोज शर्करा। इस शर्करा को किस नाम से जाना जाता है? पेंटोज। अब पेंटोज क्यों कहते हैं? क्योंकि विज्ञान में 5 का अर्थ क्या होता है? पेंट बोलते हैं 5 को, तो 5 कार्बन से बनी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पेंटोज शर्करा। 6 कार्बन से बनी होती तो इसी को अपन क्या कह देते? हेक्सोज शर्करा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है? तो पेंटोज शर्करा, जिसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। और जो आरएनए में होती है केवल राइबोज, वो भी कैसी शर्करा होती है? पेंटोज ही पाई जाती है। इसके बाद इसकी संरचना के बारे में देखा जाए, डीएनए की संरचना देखी जाए, तो सबसे पहले 1953 में 2 साइंटिस्ट थे, एक वाटसन और दूसरा क्रिक। इन दोनों ने इस डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी। कैसी संरचना दी? द्विकुंडलित संरचना दी, अर्थात डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडलित संरचना है, वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन व क्रिक के द्वारा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, जिसमें से डीऑक्सीराइबो क्या है? सुगर है। 5 कार्बन से बनी है तो क्या कह दिया उसको? पेंटोज। अब इसकी संरचना पाई जाती है डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित। तो द्विकुंडलित संरचना किसने दी? 1953 में वाटसन व क्रिक के द्वारा। अब ये याद रखना, जो डीएनए के अंदर कुंडलन पाया जाता है, वो कुंडलन कैसा होता है? दक्षिणावर्त पाया जाता है, दक्षिणावर्त पाया जाता है, अर्थात क्लॉकवाइज होगा। कैसा पाया जाएगा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो डीएनए के अंदर एक जो गर्त पाया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम इसका व्यास देखें तो व्यास तो पाया जाता है 20 एंगस्ट्रॉम। व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। अब एंगस्ट्रॉम के बारे में और देख लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। यानी सीधा कहें तो ये बहुत ही क्या है? सूक्ष्म दूरी है एक प्रकार से। ठीक है। तो कितना पाया जाता है व्यास? तो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। और व्यास कितना है इसका? 20 एंगस्ट्रॉम। जबकि अगर एक कुंडलन की लंबाई देखी जाए तो एक कुंडलन की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी पाई जाती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है एक कुंडलन की लंबाई। अब एक चीज याद रखना, इस एक कुंडलन के अंदर 10 क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक कुंडलन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। तो ये पूछ लिया जाए आपसे कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी होती है, तो 34/10 यानी कितना हो गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच दूरी कितनी पाई जाती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियोटाइड के बीच दूरी कितनी होती है, एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड बने किससे होते हैं। तो सबसे पहले अपन न्यूक्लियोटाइड के रूप में देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार प्लस फास्फेट। अगर ये तीनों पाए जा रहे हैं तब तो उसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। अगर मान लो शर्करा के साथ प्लस क्या हो? नाइट्रोजनी क्षार ही पाए जाते हो,
तब इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं, रटना नहीं है, रटकर याद रखोगे तो भूल जाओगे। देखो कैसे याद रखना है, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा प्लस क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, जबकि न्यूक्लियोटाइड में देखो नाम बटा कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड लगभग लंबा नाम है, तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार प्लस क्या पाया जा रहा है, फास्फेट, 3 पाए जा रहे हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, मात्र 2 पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजनी क्षार देखा जाए तो ये भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरीमिडीन। कौन सा होता है, प्यूरीन और पिरीमिडीन। अगर प्यूरीन में भी देखा जाए तो देखो प्यूरीन 2 पाए जाते हैं, प्यूरीन कितने होते हैं, 2। एक तो कौन सा होता है, एडिनिन, और दूसरा होता है ग्वानिन। और पिरीमिडीन देखा जाए तो ये भी कितने होते हैं, 2 पाए जाते हैं। एक कौन सा होता है, साइटोसिन, और एक पाया जाता है थाइमिन। यानी जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो 2 हैं, प्यूरीन और पिरीमिडीन। प्यूरीन भी 2 हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी, याद रख लेना, प्यूरीन पी या जी, पी ए जी, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन, और पिरीमिडीन भी कितने हैं, 2, सी टी, ठीक है। साइटोसिन वे थाइमिन, सी पाया जा रहा है और दूसरा क्या पाया जा रहा है, टी पाया जा रहा है। यानी साइटोसिन और किसके रूप में पाया जा रहा है, थाइमिन के रूप में पाया जा रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी पाई जा रही है, 10 पाई जा रही है। अब एक चीज याद रखना, जो न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार के मध्य कई बार बंध पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पाया जाता है। अगर एडेनिन और थाइमिन के मध्य पूछा जाए तो पाया जाता है द्विबंध, और अगर आपसे साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य पूछा जाए तो पाया जाता है त्रिबंध। कैसा पाया जाता है, त्रिबंध। एडेनिन और थाइमिन के मध्य तो कैसा होता है, द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य कैसा पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और इनसे संबंधित आप याद रखना, दो न्यूक्लियोटाइड और 2 नाइट्रोजनी क्षार, इन दोनों के मध्य कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रकार का बंध पाया जाता है। तो इसके मध्य तो होता है फास्फोरिक, और इसके मध्य पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। केवल ये लास्ट पॉइंट और शेष रहता है, ठीक है। ये हमारे डीएनए की क्या हो गई, संरचना हो गई। अब डीएनए किस रूप में पाया जाता है, गुणसूत्र कैसे होते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात दोबारा से रिपीट कर लें। सबसे पहली चीज, डीएनए का पूरा नाम याद रखना है, और डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीऑक्सीराइबोज आपको क्या बताया है, शुगर। अब आप बताते चलना है साथ साथ, जो शुगर है ये कैसी शर्करा है, कितने कार्बन से बनी है, बिल्कुल सही है, 5 कार्बन से। तो इसको क्या कहा जाएगा, पेंटोज शर्करा। क्या कहा जा रहा है, पेंटोज शर्करा कहा जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो डीएनए के जो कुंडलन पाए जाते हैं वो दक्षिणावर्त होते हैं या वामावर्त,
यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे पाए जाते हैं? क्लॉकवाइज पाए जाते हैं, दक्षिणावर्त पाया जाता है। डीएनए का जो एक कुंडलन है उसकी अगर हम चौड़ाई देखें, दोनों के बीच की दूरी देखा जाए डबल हेलिक्स से, और ये डबल हेलिक्स वैसे बताया किसने था सबसे पहले? तो बताने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो वाटसन वेक्रिक 1953 में बताया था। दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो 20 एंगस्ट्राम है। कैसे याद रखो? दो के बीच की दूरी, 2 जीरो लगा दो दो के बाद, तो 20 एंगस्ट्राम। अगर इनकी लंबाई पूछी जाए तो लंबाई कितनी पाई जा रही है दोनों कुंडलन के बीच की? तो 34 एंगस्ट्राम, यानी 34 एंगस्ट्राम है। अब इसके मध्य 10 न्यूक्लियोटाइड है, टोटल लंबाई 34, टोटल बीच में कितने हैं? 10, तो दो के बीच की दूरी कितनी हो गई? 34 में 10 का भाग देंगे तो 3.4 एंगस्ट्राम, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम पाई जाती है। न्यूक्लियोटाइड कहते किसको हैं? अगर नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के साथ क्या हो? फास्फोरिक हो, इसलिए न्यूक्लियोटाइड के मध्य कैसा बंध है? फास्फोरिक। और नाइट्रोजनी क्षार हाइड्रोजन बंध से बंधे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजनी क्षार आपको दो प्रकार के बताए हैं, प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरिन दो हैं, ए और जी, और पिरिमिडिन कौन से हैं? सी और टी। साइटोसिन और थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन पाए जा रहे हैं। इसके बाद इनके मध्य बंध पाया जा रहा है, ए टी के मध्य तो डबल बॉन्ड, और सी और जी के मध्य कौन सा पाया जा रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात त्रिबंध पाया जा रहा है। यहां तक अगर किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।